चलिए, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसे एक भाग की चाकू आरी से काटिए। सावधान, गेंद को काटने के लिए किसी अपने बड़े व्यक्ति की सहायता लीजिए। कटी हुई गेंद की भीतरी पुष्ट अवतल दर्पण बाहरी उत्तर कहलाता है। तो बाहरी क्या कहलाता है? उत्तल कहलाता है। हम जानते हैं कि किसी भी बिंब पे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब पर्दों पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। देख सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बने। सही है। चलिए अब आगे, एक अवतल दर्पण लीजिए, इसके पृष्ठ पर सूर्य की ओर रखकर पकड़िए और दर्पण से परिवर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त कर प्रयत्न कीजिए। कागज की शीट को तब तक पीछे की ओर कीजिए जब तक एक स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। दर्पण तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर कर कागज का जलना प्रारंभ कर देता है। यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है और इस पर प्रतिबिंब पर्दे कागज की शीट पर बनता है, जिसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्मरण कीजिए, क्रियाकलाप 15.2 समतल दर्पण पर बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसी तरह इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आइए अब अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती के लौ के प्रतिबिंब पर पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयास करें। देखिए आगे, क्रियाकलाप 15.7 अवतल दर्पण को चित्र 15.15 में दिखाए अनुसार मेज पर किसी स्टैंड पर रख दीजिए और अब उस पर आपको क्या करना है? स्थिति पर उपयोग किया जा सकता है, जिस पर लगाए गत्ते पर लगभग 15 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर का एक सफ़ेद कागज चिपकाइए। यह एक पर्दे का कार्य करेगी। मेज पर रखी हुई जलती हुई मोमबत्ती को लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कीजिए और पर्दों पर मोमबत्ती की लौ को प्रतिबिंब करने का प्रयत्न कीजिए। इसी के लिए पर्दे को दर्पण को इस तरीके से जैसे कि अथवा दर्पण को दूर उस तरीके से सरकाइए कि लौ को तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो। इसी तरीके से ध्यान रखिए कि मोमबत्ती के दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बांधना न पहुंचाए। क्या आप प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी है और साइज लौ में जितना था उतना ही है? अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लगाइए और इसी तरह अलग अलग दूरियों पर रखिए। प्रत्येक अवस्था के अंदर पर्दों पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, प्रेक्षण सारणी 15.1 में अंकित कीजिए। जब मोमबत्ती के दर्पण अत्यंत निकट होगा तब क्या होगा? देखिए, इस तरीके से करना है हमें। तो क्या हमें उतना ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है? चलिए अब आगे हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब छोटा या बड़ा हो सकता है, वास्तविक या आभासी हो सकता है। अवतल दर्पण में अनेक प्रयोजनों किया जा सकता है, जिसे डॉक्टर कान, नाक, आँख, गले निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हुए देखते हैं। विशेषज्ञों में अवतल दर्पण का उपयोग दांत के प्रतिबिंब के लिए किया जाता है। टॉर्च, कार और स्कूटर में अग्रदीप के पर्वत पुष्ट पर आकृति का अवतल दर्पण हमें देखने को मिलता है। भुजो ने अपनी नई साइकिल की घंटी चमकदार पुष्ट पर अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा साइज में छोटा। उससे उत्सुकता, क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है? क्या आप पहचान सकते हो कि ये किस प्रकार का दर्पण है? आइए अब हम घंटी पर जानते हैं। क्रियाकलाप 15.7 में अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण लेकर दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को क्रियाकलाप 15.7 की भांति सारणी में अंकित कीजिए। क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या अब आप वाहनों के साइड मिरर का उपयोग कर दर्पणों को पहचान सकते हैं? उत्तल दर्पण अधिक दृश्य प्रतिबिंब बना सकते हैं। ये चालकों के पीछे अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्रों में वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। चलिए, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब। अब देख सकते हैं कि हेड लेंस देखा होगा, यह बहुत छोटा प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग में किया जाता है। संभवतः उपयोग में कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जिससे अवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है।
लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शन, सूक्ष्मदर्शियों को देखने के लिए लेंसों का उपयोग जोड़ना में किया जाता है। कुछ लेंसों के लिए स्पर्श करना महसूस होता है। क्या केवल स्पर्श कुछ अंतर देख पाते हैं? और लेंसों को जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं जिसे उत्तल लेंस कहते हैं, और जो किनारे अपेक्षा में महसूस होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। और पारदर्शी प्रकाश भी होता है। देखिए, जो मोटे होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं और जो पतले होते हैं उन्हें हम अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। चलिए आगे क्रियाकलाप 15.9 उत्तल लेंस के आवर्धक लेंस लीजिए और इसे सूर्य की किरणों के मार्ग पर रख दीजिए। जो 15.23 में दर्शाए अनुसार एक कागज़ की शीट लीजिए। लेंस तथा कागज़ के बीच की दूरी को उस समय तक समायोजित कर दीजिए जब तक आपके कागज़ पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त न हो। इस स्थिति में लेंस तथा कागज़ को कुछ मिनटों के लिए स्थिर रखें। क्या कागज़ पर जलना प्रारंभ होता है? आप उत्तल लेंस अवतल लेंस से बदल लीजिए। क्या अब आपको कागज़ पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है? चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? हमने दर्पणों को देखा और बिंब की विभिन्न स्थितियों को प्रतिबिंब की प्राकृतिक साइज से बदला। लेंसों के मान्य भी हमने देखे थे। चलिए अब 15.10 एक उत्तल लेंस लीजिए तथा इसे मेज पर रखें, स्टैंड पर लगाइए जैसे कि आपने अवतल दर्पण पर किया था, और मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती को लेंस के लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दीजिए। लेंसों की दूरी की ओर रखने पर पर्दों पर मोमबत्ती की लो प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए। प्रयत्न कीजिए कि आपके पर्दों को लेंस की ओर या लेंस से दूर ले जाया जाना होगा जो लो स्पष्ट प्रतिबिंब हो सकता है। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वास्तविक या आभासी? अब लेंस की मोमबत्ती को दूरी बदलने के लिए प्रत्येक अवस्था में कागज़ के पर्दों को सरकाकर इस प्रकार मोमबत्ती की लो के प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप 15.7 के अनुसार प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए। क्या बिंब की स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा आवर्धित हो सकता है? क्या आप प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त कर सकते हैं? यह वास्तविक है, आभासी है? ऐसा उत्तल लेंस में आवर्धित लेंस का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह अवतल लेंस के प्रतिबिंब को अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि उत्तल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधे साइज में छोटे हमें देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, सूर्य प्रकाश में श्वेत अथवा रंगीन। क्या आपने कभी आकाश में इंद्रधनुष देखा है? क्या आपने ध्यान दिया है कि प्रायः वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है? आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों से बड़ा दिखलाई देता है। चलिए अब आगे, इंद्रधनुष के रंग मोटे रंगों में इंद्रधनुष 7 वर्णक लाल, नारंगी, पीला, हरा, जामुनी, बैंगनी। आपने देखा होगा कि साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो रंगीन दिखाई देता है, उसी प्रकार से सीढ़ी से परिवर्तित हो जाता है। आपको क्या अनेक वर्ण दिखाई देते हैं? चलिए, इन सब अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर्य प्रकाश में विभिन्न वर्णों का मिश्रण। आइए जांच करें। चित्र क्रियाकलाप 15.11 कांच की एक प्रिज्म लीजिए और किसी अंधेरे कमरे पर खिड़की के छोटे छिद्र पर सूर्य प्रकाश के एक पतले किरण पुंज में प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक को बाहर निकालने वाले सफ़ेद कागज़ की एक शीट अथवा सफ़ेद दीवार पर गिरने दीजिए। आप क्या देखते हैं, क्या होगा? क्या हम 7 वर्णों को मिलाकर श्वेत प्राप्त कर सकते हैं? आइए प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 15.12 लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को 7 खंडों में विभाजित कर लीजिए। जो 15.13 में दर्शाए अनुसार इन खंडनों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेट कीजिए। अब इन खंडनों पर विभिन्न वर्णों के कागज़ भी चिपका सकते हो। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन के रिफिल या नॉक पर से ढीले से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सके और घूम सके। डिस्क को दिन प्रकाश से घुमाइए और डिस्क तेजी से घूमती रहे। वह वर्ण आपसे मिलता रहे तथा डिस्क श्वेत प्रतीत हो। इस डिस्क को सामान्य न्यूटन की डिस्क कहते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हो जिसमें हमें श्वेत रंग प्राप्त हो। चलिए अब आपका ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है।
तो इसका जितना भी अभ्यास है वो आपको आपकी नोट में पूर्ण करना है। धन्यवाद।